इस वीडियो में किस तरह के इम्पोर्टेंट कंट्रोल्स हैं एनेक्सर ए में। ISO 27001 में एक एनेक्सर ए है, एनेक्स ए, जहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। तो आज देखेंगे उन कंट्रोल्स के बारे में, क्या है वो कंट्रोल्स, किस तरह के कंट्रोल्स हैं, किस तरह से आप उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी कंपनीज में, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, किस तरह से आप उनको फॉलो कर सकते हैं, किस तरह से आप उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये कंट्रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो एनेक्स ए क्या करता है, बेसिकली एनेक्स ए का फंक्शन क्या है। एनेक्स ए प्रोवाइड करता है एसेंशियल टूल फॉर मैनेजिंग सिक्योरिटी, अ लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल्स और सेफगार्ड्स दैट आर यूज्ड टू इम्प्रूव सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। सिक्योरिटी कंट्रोल्स सेफगार्ड की तरह एक्ट करते हैं। जैसे आप किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के आसपास अगर आप फिजिकल सिक्योरिटी के लिए जैसे फेंसेस लगा देते हैं, उसी टाइप से, जैसे फेंसेस होते हैं उसी टाइप से इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए बात की जाती है कंट्रोल्स की। कंट्रोल्स सेफगार्ड की तरह एक्ट करते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी को सेफगार्ड करने के लिए कंट्रोल्स का हम यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं। 114 कंट्रोल्स हैं टोटल अगर मैं बात करूँ ISO 27001 के अंदर। इस वीडियो में हम मेनली कंट्रोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स हैं, और मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। तो अभी तक अगर आपको नहीं पता था एनेक्स ए के कंट्रोल्स के बारे में, तो इस वीडियो में आपको मेनली सारे कंट्रोल्स के बारे में, जो जो इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा, आपको एक्सप्लेन करूँगा। आइए देखें। पहला जो कंट्रोल है वो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज़। किस तरह से आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को राइट करना है, किस तरह से आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी है, किस तरह से वो रिव्यू होनी चाहिए, ये डिफाइन करता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज़ का कंट्रोल। ये पहला कंट्रोल है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप अपनी कंपनी के लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी डिफाइन कर रहे हैं तो ये कंट्रोल आपको हेल्प करेगा उसको रिव्यू करने के लिए। ये डिफाइन करेगा किस तरह से आपको पॉलिसी राइट करनी है, क्या क्या आपकी पॉलिसी में इंक्लूडेड होना चाहिए, किस तरह से क्या क्या क्लॉजेज होने चाहिए, कैसे स्कोप डिफाइंड होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए उस पॉलिसी में, सब आपको ये कंट्रोल बताएगा। और कैसे उस पॉलिसी का रिव्यू होना चाहिए, कौन करेगा रिव्यू, किस तरह से होगा, सब इस कंट्रोल के अंदर आपको पता चल सकता है। दूसरा कंट्रोल जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात होगी, और दूसरा बात होगी कंट्रोल्स फॉर मोबाइल डिवाइसेस एंड टेलीवर्किंग। मोबाइल डिवाइसेस के लिए किस तरह के कंट्रोल्स, आजकल बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस, काफ़ी पॉपुलर एक फिनोमिना है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। उसके अंदर किस तरह के कंट्रोल्स आपको लगाने हैं, और किस तरह से टेलीवर्किंग, जैसे अगर मान लीजिए कोई आपका रिमोटली वर्क कर रहा है यूज़र, उसके लिए कौन कौन से कंट्रोल्स रिक्वायर्ड है, तो इनकी बात की जाएगी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर। उसके बाद ये थोड़ा सा सिंपल है समझने के लिए, एक कंट्रोल है जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज सिक्योरिटी। तो इस कंट्रोल के अंदर बात की जाएगी किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स को सिक्योर किया जाए। किसी भी कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक डिपार्टमेंट होता है, एक विंग होता है, किसी भी कंपनी का एक फंक्शन होता है, उसको कैसे आपको प्रायर टू एम्प्लॉयमेंट, कैसे आपको किसी भी एम्प्लॉई को स्कैन करना है, किसी भी कैंडिडेट को स्कैन करना है, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट कैसे आपको इंश्योर करना है कि उसकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको सही से फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा। और आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट, जबकि मान लीजिए वो कंपनी छोड़ के चला गया, उसके बाद कहीं वो ऑनलाइन कुछ उस कंपनी के बारे में तो नहीं लिख रहा, या फिर किसी भी तरह से कंपनी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। बहुत तरह के डिफरेंट कंट्रोल्स हैं यहाँ पे जिसके बारे में बात की गई है ह्यूमन रिसोर्स सिक्योरिटी कंट्रोल के अंदर। 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। प्रायर टू एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे कोई कैंडिडेट आता है आपकी कंपनी में, उसको किस तरह से आप स्कैन करते हैं, किस तरह से इंटरव्यू लिया जाता है, क्या इंटरव्यू प्रोसेस है, वो सारा आपको डिफाइन करना पड़ेगा। और उसके बाद दूसरी जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट के अंदर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपको उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंगली आपने उसको दिया है, क्या वो उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहा है, नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी। और उसके बाद बात करते हैं आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट। जब मान लीजिए टर्मिनेशन होता है, टर्मिनेशन के कितने टाइम बाद आप उसके एक्सेस को रिमूव कर देते हैं, और किस तरह से टर्मिनेशन प्रोसेस फॉलो करता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको एम्प्लॉय सेपरेशन प्रोसेस के बारे में भी डिस्क्राइब किया गया है, और आपको इस कंट्रोल से हेल्प मिल सकता है। एसेट मैनेजमेंट,
कंट्रोल है रिलेटेड टू इन्वेंट्री ऑफ एसेट्स, किस तरह से आप एसेट्स को अपने मेंटेन करके रखें। एसेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हार्डवेयर एसेट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर एसेट्स होते हैं, डिफरेंट तरह के एसेट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए कौन सी इंफॉर्मेशन क्रिटिकल है, कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंफॉर्मेशन नॉट सो इम्पॉर्टेंट है, इस तरह का क्लासिफिकेशन काफ़ी तरह का होता है। और मीडिया हैंडलिंग, किस तरह से आपकी कंपनी में मीडिया को हैंडल किया जाता है। मीडिया मतलब आप समझ सकते हैं जैसे कोई भी स्टोरेज डिवाइस है, कोई भी हार्ड डिस्क, कोई भी यूएसबी पेन ड्राइव, किस तरह से आप इनको हैंडल करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो बात होगी एसेट मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद बात की जाती है एक्सेस कंट्रोल की। एक्सेस कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रोल है अपने आप में, जहाँ पे एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी आपको डिफाइन करनी पड़ती है इस कंट्रोल के लिए, और यूज़र के एक्सेस को आपको मैनेज करना पड़ता है। आपको डिफाइन करना पड़ेगा उसके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अभी उसको किस किस चीज़ के एक्सेस की रिक्वायरमेंट है, और आपको रिव्यू करना पड़ेगा पीरियोडिकली, क्या अभी भी उसको इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्या अभी भी उस एक्सेस की रिक्वायरमेंट है। तो आपको क्वार्टरली या हाफ ईयरली इसको रिव्यू भी करना पड़ेगा। एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे यूज़र को आपको मैनेज करना होता है, यूज़र के एक्सेस को मैनेज करना होता है यहाँ पे, और जितने भी सिस्टम और एप्लीकेशन एक्सेस हैं वो सारे आपको कंट्रोल करने पड़ते हैं, और यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली ही उसको एक्सेस दिया जाना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक्सेस कंट्रोल का। उसके बाद बात की जाती है क्रिप्टोग्राफी की। क्रिप्टोग्राफी जैसे कि बहुत कंपनीज आज की डेट में डेटा को इनक्रिप्ट करके काफ़ी तरह का काम होता है कई कंपनीज में। तो किस तरह से इनक्रिप्शन आपको करना है, किस तरह से आपको पब्लिक की प्राइवेट की को स्टोर करना है, किस तरह से आपको की मैनेजमेंट करना है, तो ये सारी चीज़ें बात करेगा क्रिप्टोग्राफी कंट्रोल्स के अंदर, जहाँ पे आपको डेटा को इनक्रिप्ट करने के बारे में बताया जाएगा। फिजिकल एंड एनवायरमेंटल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रोल अपने आप में। यहाँ पे जैसे ही आपका मैं शुरू में बता रहा था कि एंट्री में जितने तरह के कंट्रोल्स हो सकते हैं, मान लीजिए आपके मैन ट्रैप्स हैं, या फिर आपके लिए आपने डोर्स लगवा रखे हैं प्रोटेक्शन के लिए, बहुत तरह के जो भी फिजिकल काइंड ऑफ कंट्रोल है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फेंसिंग है, जो भी है, तो वो सारा यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। एनवायरमेंटल सिक्योरिटी की भी बात की जाती है, मान लीजिए इक्विपमेंट सिक्योरिटी की भी बात की जाती है। मान लीजिए कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे आपके जितना भी एसेट पड़ा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जितना भी इक्विपमेंट पड़ा है वो सारा सिक्योर है। और थ्रेट प्रोटेक्शन की भी बात की जाती है, जहाँ पे कोई इंट्रूजन ना हो पाए, कोई बंदा जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग नहीं करता वो अंदर एंटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिक्योर डिस्पोजल की बात की जाती है, यहाँ पे जितना भी आपका एसेट है उसको सिक्योरली डिस्पोज किया जाना चाहिए, क्योंकि डिस्पोजिंग प्रॉपर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इन्फॉर्मेशन को रिकवर किया जा सकता है। क्लियर डेस्क एंड क्लियर स्क्रीन पॉलिसी के बारे में बात की गई है। इसका मतलब ये है कि कई कंपनीज में आज की डेट में डेस्क के ऊपर कोई भी पेपरलेस इन्वायरमेंट है बेसिकली, तो इसलिए क्लियर डेस्क कहा गया उसको। क्लियर स्क्रीन मतलब स्क्रीन के ऊपर भी कुछ ऐसा मत रखिए जहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जिसको आप एक्सेस कर रहे हैं वो इजीली कोई भी आपकी स्क्रीन पे देख ले। तो ये है फिजिकल एंड एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। उसके बाद बात करते हैं ऑपरेशनल सिक्योरिटी की। ऑपरेशनल सिक्योरिटी में जितने भी ऑपरेशंस चेंज मैनेजमेंट की बात की गई है, जितने भी चेंजेस आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं वो कंट्रोल्ड होने चाहिए। ऑपरेशनल सिक्योरिटी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनकंट्रोल्ड चेंजेस को आप इंप्लीमेंट कर दें, उससे आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे फ़र्क पड़ सकता है। आपकी मैलवेयर के लिए आपको प्रॉपर एंटीवायरस सॉल्यूशंस होने चाहिए, और प्रॉपर बैकअप होना चाहिए सारे डेटा का आपके ऑर्गेनाइजेशन में, और लॉग्स मेंटेन किए जाने चाहिए, प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग वगैरह आपको करना चाहिए। तो ये है ऑपरेशनल सिक्योरिटी। उसके बाद कंट्रोल्स आता है जिसकी बात की जाती है कम्युनिकेशन सिक्योरिटी। यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी की बात की जाएगी, किस तरह से आपको नेटवर्क को अपने सिक्योर करना है, कैसे आपको इंश्योर करना है कि जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रहा है आपका वो प्रॉपर है या नहीं है। सेग्रीगेशन से यहाँ पे मतलब है कि दो तरह का नेटवर्क जनरली कंपनीज में होता है आज की डेट में। एक होता है कि टेस्टिंग नेटवर्क, जहाँ पे आप अपने कुछ प्रोडक्ट्स को टेस्ट करते हैं, डेवलप करते हैं। दूसरा नेटवर्क होता है प्रोडक्शन नेटवर्क। तो यहाँ पे सेग्रीगेशन की बात की है। दोनों नेटवर्क बहुत अलग हैं, दोनों का पर्पस अलग है, तो इसलिए नेटवर्क सेग्रीगेशन इंपॉर्टेंट है। तो आपको कम्युनिकेशन सिक्योरिटी में इसके बारे में बताया गया है। सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, यहाँ पे कंट्रोल्स की बात की गई है, जहाँ पे डेवलपमेंट एंड सपोर्ट प्रोसेस के अंदर जितने भी तरह के कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। सप्लायर रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल है अपने आप में।
एग्रीमेंट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए, जितने भी थर्ड पार्टी सप्लायर्स हैं आपके पास, जितने भी वेंडर्स हैं आपके पास, जिनके साथ आप कोऑर्डिनेट करते हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उसमें इंक्लूजन्स होनी चाहिए, एग्रीमेंट्स के अंदर क्या क्लॉजेज होने चाहिए, इसके बारे में इसमें बताया गया है। और किस तरह से आपको अपने सप्लायर्स को मॉनिटर करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि वेंडर्स आपके जो थर्ड पार्टी सप्लायर्स हैं उनको काफ़ी एक्सेस होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंसिडेंट मैनेजमेंट कंट्रोल्स फॉर रिपोर्टिंग इवेंट्स एंड वीकनेसेस, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल है। मान लीजिए कोई इंसिडेंट हो जाता है, भगवान ना करे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंसिडेंट हो गया, रैनसमवेयर का अटैक हो गया आपके ऑर्गेनाइजेशन में और सारा जितना भी डेटा था आपका सारा लॉक हो गया और वो ऊपर दिखा रहा है रैनसमवेयर, तो एक इंसिडेंट हो गया, यहाँ पे एक इंसिडेंट ट्रिगर हो गया। उस तरह के इंसिडेंट को काउंटर अटैक करने के लिए किस तरह के मेजर्स हैं आपके पास, ये आप डिफाइन करेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंसिडेंट मैनेजमेंट में, जहाँ पे आपको कंट्रोल्स डिफाइन करने पड़ेंगे और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस तरह की वीकनेसेस है करंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, करंट एनवायरनमेंट में, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करने पड़ेंगे। मान लीजिए कोई इंसिडेंट हो जाता है तो किस तरह से आपको उसको काउंटर अटैक करना है, क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी उसमें, रिस्पॉन्स प्रोसीजर्स क्या होंगे, किसको किसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी इंसिडेंट ट्रिगर हो गया है, बहुत तरह के प्रोसीजर्स इसमें आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। और कलेक्शन ऑफ एविडेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इसमें डिस्कस किया जाएगा इस कंट्रोल में। उसके बाद बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मैनेजमेंट के लिए कंट्रोल है जिसकी बात की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कंट्रोल, जिसमें कि बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग की बात की गई है। बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए किसी भी वजह से अगर आपका बिजनेस हैम्पर कर जाता है, आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट रुक जाता है ड्यू टू एनी अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आपका बिजनेस रुक गया, तो किस तरह से आपको बिजनेस को दोबारा से कंटिन्यू करना है, कौन कौन से क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं बिजनेस के जो आपको दोबारा से फंक्शनिंग जिसका इमीडिएटली आपको चाहिए, क्या प्रोसीजर्स होंगे उसके लिए, किस तरह से आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रिडंडेंट करना है ताकि बिजनेस कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, किस तरह से ऑफ साइट पे आप जा सकते हैं, किस तरह से डिजास्टर रिकवरी साइट्स आप बना सकते हैं, ये सारी बातें बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट में डिस्कस की जा सकती हैं। कंप्लायंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल है। कंप्लायंस जहाँ पे बात की जाती है जितने भी रेगुलेटरी लॉज हैं इनके साथ आप कंप्लायंट है या नहीं है, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिक्योर है या नहीं है, जितना भी डेटा है आपका वो प्रोटेक्टेड है या नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज की डेट में यूरोपियन कंट्रीज़ में GDPR एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, तो इस तरह से कंप्लायंस का कंट्रोल उस केस में एप्लीकेबल है। ये आपको बताएगा किस तरह से रेगुलेटरी इन्वायरमेंट्स के साथ, लॉज के साथ आपको अपनी कंपनी के साथ उनको लेके चलना है, किस तरह से इंश्योर करना है कि आप उनके साथ कंप्लायंट हैं, ठीक है। और ये थे कुछ मेन कंट्रोल्स जिसके बारे में हमने डिस्कस किया ब्रीफ में, लेकिन मेन जो जानने वाली बात है, वो जो समझने वाली बात है, वो ये है कि एनेक्स ए को जो जिसमें कि 114 कंट्रोल्स हैं, हमने तो थोड़े से कंट्रोल्स देखे खाली उसके, इसको आप एक लिस्ट ऑफ कंट्रोल्स समझ सकते हैं, कैटलॉग ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल समझ सकते हैं, जिसके अंदर से जो आपकी रिक्वायरमेंट के लिए, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेबल कंट्रोल्स हैं, उनको आप इसमें से लेकर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट। एनेक्स ए में बहुत तरह के कंट्रोल्स डिफाइन किए गए हैं, हमने तो उसमें से कुछ ही को देखा है, और अगर आप चाहते हैं कि इसमें से और कंट्रोल्स को आप इम्प्लीमेंट करें तो आप बिल्कुल करिए, क्योंकि ये इसीलिए दिए गए हैं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको लगता है कि और कंट्रोल्स की ज़रूरत है तो आप 114 कंट्रोल्स में से जो भी आपको एप्लीकेबल लगते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा एनेक्स से और उसके कंट्रोल्स के बारे में। अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई भी बात समझ में ना आई हो, कोई भी कंट्रोल समझ में ना आया हो इस वीडियो में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें मैं इसको थोड़ा सा और इन डेप्थ में समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।